हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंध के अंतर्गत आने वाली सीरीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज उपसंयोजी बंध और धात्विक बंध के। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध को बताया था। ये जो है कक्षा 11वीं केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आता है, साथ ही साथ ये बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो जाकर के पहले उन वीडियो को देखिए जिसमें मैंने आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध को पढ़ाया है। ठीक है, तब जाके आपको उपसंयोजी बंध समझ में आएगा और साथ ही साथ धात्विक बंध भी समझ में आएगा। उनको हाइड्रोजन बंध और वार्नर वाश बंध जो होते हैं, दुर्बल बंध होते हैं, उसके बारे में एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में बता देता हूँ कि आयनिक बंध में क्या होता था। आयनिक बंध को आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। पहली बात तो इसमें नाम से जैसे कि स्पष्ट है, आयनो यानी कि आयन, यानी एक प्लस एक माइनस, एक प्लस वाला आयन एक माइनस वाले आयन के बीच में जो आकर्षण बल होता है, यानी कि जिसको हम लोग स्थिर विद्युत बल बोलते हैं, उसके कारण जो बंध का निर्माण होता है, इसके कारण जो बंध का निर्माण होता है उसे कहा जाता है आयनिक बंध। ठीक है, इसके लिए मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे Na में प्लस होता है और Cl में माइनस होता है, तो दोनों जब बंध से बनेंगे तो यहाँ पे NaCl के बीच में जो बंध पाया जाता है वो है आपका आयनिक बंध। ठीक है, ये बंध, इस बंध को हम लोग विद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विद्युत यानी एक प्लस एक माइनस से जुड़कर बना होता है। ये था आयनिक बंध। अब हम लोग देखते हैं सहसंयोजी बंध को। सहसंयोजी बंध में मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बंध बनता है उनके बीच में, उसे कहा जाता है सहसंयोजी बंध। इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य। ठीक है, इसकी डॉट संरचना में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन पे एक डॉट होता है और क्लोरीन पे 7 डॉट इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से डॉट होते हैं, 7 डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे अष्टक पूर्ण करते हुए क्लोरीन जो है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 बन करके यहाँ पे अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इस क्लोरीन के लिए 8 बन करके अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, और शेयर करके जो बंध बनता है उसे कहा जाता है सहसंयोजी बंध। ठीक है, तो इस प्रकार से शेयरिंग का प्रोसेस चलता है कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जो कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो अकेले इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य जो बंध बनता है, इस प्रकार का बंध, तो इसे हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉनों या फिर एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बंध का निर्माण होता है तत्वों के बीच में, उन्हें कहा जाता है सहसंयोजी बंध। ठीक है, सह का मतलब होता है आपको शेयरिंग करना, यानी कि साथ में शेयरिंग करना, ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा और अष्टक पूर्ण हो जाएगा। देखा जाए तो अष्टक पूर्ण कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 6, और शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए 8 हो जाएगा, 2 करके 8, 2 2 4 2 6 2 8। इसका हाइड्रोजन के लिए भी देखो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए हो गया। तो हाइड्रोजन के लिए अष्टक पूर्ण करने का मतलब होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। डॉट जो है वो इलेक्ट्रॉनों को बताता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग उपसंयोजी बंध और धात्विक बंध को पढ़ने वाले हैं। तो उपसंयोजी बंध का मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं कि उपसंयोजी बंध कैसे बनता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर रहा हूं, फिर आपको मैं उपसंयोजी बंध को समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, हाँ, तो फिर हम लोग देखते हैं उपसंयोजी बंध को। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा उपसंयोजी बंध। उपसंयोजी बंध, इस बंध को अंग्रेजी में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, उपसंयोजी बंध में क्या होने वाला है उसका प्रोसेस के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जो कि है O3। इसको कहा जाता है ओजोन। ये जो है ओजोन का फार्मूला है, जिसमें 3 ऑक्सीजन आकर के उससे एक निश्चित बंध के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, और उस बंध में क्या होने वाला है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला जो काम रहेगा, आप सबसे पहले इस ओजोन का यानी ऑक्सीजन का, जिसमें 3 ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इन सब का मैं लिखने वाला हूँ इस पर डॉट संरचना। डॉट संरचना के लिए मैंने पहले भी वीडियो बना लिया है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो जाकर के देख सकते हैं। डॉट संरचना के लिए हम लोग ऑक्सीजन जो कि 8 नंबर पे होता है उसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। 8 नंबर पे ऑक्सीजन होता है तो उसका अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैं 2882 वाले रूल को फॉलो करूंगा, और इसके हिसाब से मैं इसको तोड़ूंगा 2 और 6 में, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके डॉट 6 इलेक्ट्रॉन जो हो गए ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। इसको मैं डॉट ग्रुप में इस प्रकार से यहाँ पे निरूपित करने वाला हूँ, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 डॉट थे, ठीक है, वो युग्मित हुए, और ये सिंगल डॉट जो है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी प्रकार अगले ऑक्सीजन को इसी को देख के भर लेता हूँ इस प्रकार से, ये सिंगल डॉट, ये सिंगल डॉट। ठीक है, ये डबल डॉट, ये डबल डॉट, ये सिंगल डॉट, ये सिंगल डॉट। ठीक है, इस प्रकार से। अब जो अपने को ओजोन बनानी है तो पहले 2 ऑक्सीजन के बीच में बंध बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, और एक बात याद रखनी है कि आपको अष्टक पूर्ण करते हुए आपको यहाँ पे
एक साथ शेयरिंग करना है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनों का शेयर होने वाला है। तो देखते हैं, यहाँ पे अपने पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पहले इन दोनों ऑक्सीजन को मैं देखता हूँ। ठीक है, तो देखा जाए तो अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास 2 की जरूरत है और इस ऑक्सीजन के पास भी 2 की जरूरत है, और इसके पास भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉनों का शेयर कर लेंगे। तो शेयर करने के लिए सामने में इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं। तो ये मैं 2 इसके इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को रख दिया और इस ऑक्सीजन के 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को सामने में रख दिया। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कि बाकी जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन को साइड में कहीं पे लिख कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख के इस प्रकार से रख देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन जो कि युग्मित है इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं इसको इसके लिए मानूंगा तो भी इसके लिए हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 इसके लिए शेयरिंग हो जाएगा, वो इसके लिए शेयरिंग हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8, यानी शेयरिंग से जो बना हुआ यहाँ पे यौगिक है यहाँ पे O2 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने को एक और ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बंध का निर्माण होता है, इस प्रकार के बंध को मैंने बताया था उप सहसंयोजी बंध कहा जाता है। अभी अपने को तीसरा ऑक्सीजन जोड़ना है। ठीक है, तीसरा ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पास भी देखा जाए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखना है कि इसी में से आपको ऑक्सीजन को जोड़ना पड़ेगा, इस वाले ऑक्सीजन को। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, उसके साथ शेयरिंग होता है। उसके बाद अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन दोनों ने यूज़ कर लिया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का, तो इस ऑक्सीजन के लिए जिसके लिए चाहिए अपने को 2 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो यहाँ पे इसमें देखेगा कि इस ऑक्सीजन के पास भी दो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम लोग एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। ये युग्मित इलेक्ट्रॉन जो कि बच गए थे सहसंयोजी बंध निर्माण करते वक्त, उसे हम लोग एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, युग्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता है जो युग्मित रहते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर चाहे तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, या तो ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन लेके जुड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस ऑक्सीजन को लेके चलता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इस ऑक्सीजन को भी लेकर के चल सकते हैं। तो मैं किसी एक एकांकी इलेक्ट्रॉन के साथ इसको जोड़ दूंगा। तो जैसे कि समझ लो कि मैं इसके साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन थे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मित थे, इसके साथ ये जो ऑक्सीजन है इस प्रकार से जुड़ेगा अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को लेकर के। इस प्रकार से 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी कि ये युग्मित इलेक्ट्रॉन थे, ये वाला ऐसा। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, शेयर करने का मतलब ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए भी काउंट होगा, इसके लिए भी काउंट होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 2 4 2 6, और ये इसके पास आने वाले हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार से इसके पास क्या बन जाते हैं, अष्टक पूर्ण हो जाता है। और इस प्रकार से ये जो बनती है ये आपकी ओजोन है। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैंने एक तीर का निशान लगाया है। तीर का निशान ही आपको ये बताएगा कि ये जो है इसको कहा जाता है उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध, ये उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। ठीक है, यानी कि आप पहचान सकते हैं कि तीर के निशान से आप समझ सकते हैं कि उपसहसंयोजी बंध को हम लोग तीर के निशान से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से, इस प्रकार हो चाहे इस प्रकार हो, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, जैसा भी हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था उपसहसंयोजी बंध का, जिसमें सबसे पहले आपने गौर किया होगा कि पहले सहसंयोजी बंध का निर्माण हुआ, उसके बाद ही अगर आपके पास और कोई अगर अन्य तत्व रहते हैं उसके साथ जुड़ करके युग्मित इलेक्ट्रॉनों का यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा से क्या बन जाता है, उपसहसंयोजी बंध बन जाता है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध में, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बनता है, बंध का निर्माण होता है, उस बंध को कहा जाता है सहसंयोजी बंध। लेकिन युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से जो आपका बंध बनता है उसे कहा जाता है उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। इसमें तीर के निशान से इसको निरूपित किया जाता है और सहसंयोजी बंध को हम लोग एक लाइन के फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि इस लाइन के फॉर्मेट में जो यूज़ करते हैं वो सहसंयोजी बंध है, जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इस प्रकार से तीर वाला बंध जो होता है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है इसको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई इसमें। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको और समझाना चाहता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल और आपको बताता हूँ जिसमें मैं आपको NH4+ का समझाने वाला हूँ। NH4+, इसको बोला जाता है अमोनियम, इसको बोला जाता है अमोनियम। अमोनियम में सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबकी डॉट संरचना बनाएंगे। जैसे अपने पास नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है। इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस है वो पूरे वाले का प्लस है, यानी कि पूरे NH4 का प्लस है। ठीक है,
तो एक प्लस होने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया है, ठीक है, तभी वो आयन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं इस हाइड्रोजन मान लेता हूँ कि यहाँ पे हम लोग पास नाइट्रोजन है, तो ये 5 नंबर पे सॉरी 7 नंबर पे आता है। तो इसका अगर मैं डॉट संरचना के लिए इलेक्ट्रॉनिक फिटनेस लिखूँ तो 2,5 करके तोड़ना पड़ेगा ये वाले रूल से, है ना। तो 2,5 यानी कि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस प्रकार से मैं 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से क्या कर देता हूँ, रख देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसमें आपको देखा जाए तो ये जो है ये युग्मित हो जाते हैं और बाकी 3 जो है खाली हो जाते हैं। इस प्रकार से मैं क्या करूँगा, प्रत्येक हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि यहाँ पे एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो मैं ऐसे मानता हूँ कि इसी को H+ मान लेता हूँ और यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, निकल चुका है, ठीक है। ये बात कर दे, इसलिए इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मैंने नहीं लिया। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाने का मतलब है कि वो अस्थायी हो जाता है, ठीक है। अब उसको स्थायी करने के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ के वो प्लस आयन के रूप में ये एक प्रकार से अस्थायी रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता, तो उसको हम लोग युग्मित करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग प्रोसेस को समझते हैं कि क्या मतलब किस प्रकार से उपसंयोजी बंध का निर्माण होता है। देखो, तो मैं बताया था कि आपको यहाँ पे नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन जो है यहाँ पे केंद्रीय परमाणु है। केंद्रीय परमाणु का मतलब ये होता है कि वह मतलब परमाणु जिसकी संख्या इसमें कम है, जैसे कि नाइट्रोजन की संख्या इसमें कम, तो ये आपकी केंद्रीय परमाणु हो जाएगी। तो इस केंद्रीय परमाणु में सभी हाइड्रोजन आके क्या होंगे, जुड़ने वाले हैं। और किस प्रकार से जुड़ेंगे इसको देखते हैं। देखा जाए तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास इन तीनों हाइड्रोजन के पास तो दिख रहा है, ठीक है। तो इन तीनों हाइड्रोजन को मैं इसके साथ क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। साथ ही साथ इस हाइड्रोजन का भी मस्त क्या हो जाएगा कि आपका इसके भी 2 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति इसको भी हो जाएगी, तो उनका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नाइट्रोजन के लिए बना के देखता हूँ। तो नाइट्रोजन के पास 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ इस प्रकार से, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से। तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये वाला बंध बना लेगा। तो ये जो बंध बना ये क्या है, सहसंयोजी बंध है। जैसे कि मैंने बताया अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है सहसंयोजी बंध, ठीक है। अब जब चौथा हाइड्रोजन जो आएगा जिसके पास एक प्लस आयन है, यानी कि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और उसको भी अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जिसको हम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर हाइड्रोजन अपना ले लेता है, हाइड्रोजन प्लस इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा, इसके पास अष्टक पूर्ण हो जाएगा और ये जो बन जाएगी ये हो जाएगी NH4+, ठीक है। तो ये जो बंध बनता है, ये वाला बंध, ये कहलाएगा उपसहसंयोजी बंध। अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि उपसहसंयोजी बंध क्या होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से या फिर एकांकी इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग या फिर साझे करने से जो बंध का निर्माण होता है उस बंध को कहा जाता है उपसहसंयोजी बंध, ठीक है। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो है इस प्रकार के नाइट्रोजन में बना हुआ है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से ऐसा करके यहाँ पे हाइड्रोजन और ऐसे करके हम लोग यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, जो कि अमोनियम का एक स्ट्रक्चर फार्मूला यानी कि संरचना सूत्र कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उपसहसंयोजी बंध को समझा। अब आते हैं हम लोग धात्विक बंध में, ठीक है। तो इसको मैं अब हेडिंग डालता हूँ धात्विक बंध, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब मेरा जो टॉपिक है वो है धात्विक बंध, ठीक है। धात्विक बंध जो है वो उसको अंग्रेजी में मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। इसमें अपने को धातु चाहिए, ठीक है। तो मैं एक धातु लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास है कॉपर प्लस, ठीक है। एक कॉपर प्लस है, ठीक है। इस कॉपर प्लस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको किप्रस बोला जाता है वैसे बोलने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक संरचना बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा उसको क्या संरचना कहते हैं, देखते हैं, ठीक है। मैं इसमें एक बॉक्स में एक समझ ले एक धातु है, तो एक धातु का एक बॉक्स लेता हूँ, ये पूरे कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। इसमें कॉपर के बहुत सारे छोटे छोटे कण पाएंगे जिसमें कॉपर प्लस रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसको गोले के रूप में अगर डिनोट करता हूँ तो ऐसे इस प्रकार से गोले के रूप में बराबर साइज के गोलों के रूप में इस प्रकार से मैं इसको निरूपित कर देता हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। एक दूसरे चिपके हुए हैं, लग नहीं रहा होगा लेकिन एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ये धातु है यानी कठोर होगा, ठोस होगा, तो इसके जो कण होते हैं, सब छोटे छोटे कण हैं, ये सभी जो है ये वाला जो गोले वाला दिख रहा है उसको कहा जाता है Cu+, ठीक है। इसका अगर नाम देखा जाए तो इसको कर्नल्स बोलते हैं, इसको बोलने के लिए इससे बोला जाए तो इसको कर्नल्स बोलते हैं। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, क्योंकि एक प्लस है तो इसके इलेक्ट्रॉन इसी में इसके साथ होंगे, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे इस जगह पे होंगे, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा और 5 इसमें डॉट वो दिख रहे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इस पर थोड़ा बड़ा रूप में समझिएगा कि हर एक जितने भी ये सब कॉपर प्लस है तो सभी के इलेक्ट्रॉन इसी के साथ क्या होंगे, इसमें घूमते होंगे। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है इसको हम लोग क्रिस्टलीय संरचना बोलते हैं, क्रिस्टलीय संरचना। कॉपर प्लस की हम लोगों ने क्रिस्टलीय संरचना बनाई है,
क्रिस्टलीय संरचना में उनके कणों को दिखाने के लिए हम लोग इस प्रकार से यूज करते हैं। और चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसी में विचरण कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन समुद्र भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन समुद्र, इलेक्ट्रॉन का सागर, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के सागर में आपका ये जो धन आयन है कॉपर प्लस, ये क्या करते हैं, तैरते रहते हैं और एक प्रकार से इसमें एक बंध का निर्माण होता है। इनके इलेक्ट्रॉन और उनके इलेक्ट्रॉन और उस आयनों के मध्य क्या होता है, एक बंध पाया जाता है। ठीक है, उस बंध को कहा जाता है धात्विक बंध। तो धात्विक बंध का अगर डिफिनेशन देखा जाए तो ये होना चाहिए कि किसी धातु की क्रिस्टलीय संरचना में उसके धातु के कर्नल्स, ठीक है, यानी कि उसके आयन्स और उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बंध पाया जाता है उसे कहा जाता है धात्विक बंध। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन समुद्र के फॉर्म में होता है उसकी क्रिस्टलीय संरचना में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन समुद्र होता है, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अगर इसका इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये इस कॉपर प्लस को दे सकता है अपना इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन को ये ले सकते हैं, यानी इससे में समंजित रहते हैं। ठीक है, एक बंध द्वारा, धात्विक बंध द्वारा क्या होते हैं, समंजित रहते हैं। और ये जो संरचना कहलाती है क्रिस्टलीय संरचना कहलाती है, और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन समुद्र के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन समुद्र कहा जाता है। और इनके बीच में जो बंध पाया जाएगा, ये सब बंध जो होगा उसे कहा जाएगा धात्विक बंध। धातुओं में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन और कर्नल्स के बीच में जो बंध होता है उसे धात्विक बंध कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, धात्विक बंध ज़्यादातर धातु में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन बंध और वान डेर वाल्स बंध के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो जा करके एक बार फिर से रिवाइंड करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।